अब आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने अपने बैचमेट सुब्रतो गुप्ता को वहां का स्पेशल ऑब्जर्वर लगा दिया, इलेक्ट्रल रोल ऑब्जर्वर, स्पेशल ऑब्जर्वर लगा दिया। अब उनको स्पेशल ऑब्जर्वर लगाने के बाद में, अब देखिए वो चूंकि पश्चिम बंगाल के ही हैं, उनको सब पता है। बड़ा घोटाला निकल आया कि 2028 बूथ ऐसे हैं, 2028, जहां पर सिंगल नाम जो है वो नहीं कटा। इन्यूमरेटर फॉर्म्स जो है वो 100% इन्यूमरेटर फॉर्म्स वापस आ गए। अच्छा, तो वहां जांच बैठा दी। ये कैसे हो सकता है कि भैया पूरे के पूरे जो है वो ऐसा 1000 तो हो ही लोगों में नहीं से सकता एक भी सर। मरा ही नहीं हाँ, एक भी बूथ 30-25 नहीं साल मिलने में। का ऐसे तो। 2028 तो छोड़ो, 200 भी नहीं मिलेंगे ऐसे बूथ तो। कहीं ना कहीं कटौती और वो तो मिलेगी, बिल्कुल 100% मिलेगी। तो वो वो क्या बिल्कुल एकदम 2028 में अमृत अमृत पी के बैठे मैक्सिमम, हुए हैं। हाँ, उन्होंने क्या अमृत और चख वही रखा एरिया है। है वो, नॉर्थ परगना, नॉर्थ साउथ परगना, नॉर्थ नॉर्थ 24 24 परगना, परगना साउथ वाले। 24 परगना वाला है। मैक्सिमम हाँ। उसी में से है। हम्म, सही बात है। और तो वोट कट भी वहीं पे सबसे ज्यादा रहे। उसमें तो बता रहे कि कलकत्ता में तो 4-5% ही कम हुए हैं। सिटी में तो सब आसपास के रूरल में और डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है ये। वहीं पे कट रहे हैं सबके नाम। वही वही तो कह रहे हैं ना कि साहब कि 2028 बूथ ऐसे जिसमें कोई डुप्लीकेट नहीं, कोई माइग्रेटेड नहीं, और कोई डेथ नहीं। हाँ, यही तो है। मैं यही तो अब कह रहा हूँ कि उसकी अमृत स्पेशल पी रखा है स्पेशल उन्होंने जांच सबने। बैठ गई है, स्पेशल जांच बैठ गई है, तो सब जितने भी बीएलओ जो हैं उन्होंने किया है ये, वो सब मरेंगे। हाँ बिल्कुल। यानी एक्शन होना 2028 चाहिए। बीएलओ के ऊपर आप ये समझ लीजिए कि तलवार लटक गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो सीधा का सीधा उन्होंने वही पिछले वाला ही रोल आगे बढ़ा दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो अगर पिछले वाला ही रोल आगे बढ़ा दिया घर बैठे बैठे, तो ये तो डेटा का खेल है, इसमें तो साफ पता चल जाता है। इसमें तो आप बच ही नहीं सकते। हाँ, 2-4 बूथ पे इसी चेकिंग होगी, वहीं क्लियर हो जाएगा वो तो। इसीलिए ममता दीदी जो है वो बहुत परेशान है, और ममता दीदी की परेशानी वाजिब भी है कि ममता दीदी किसी भी तरह से पार नहीं पा रही हैं इससे। अभी एक आंकड़ा आया चुनाव आयोग का कि 26 लाख वोट ऐसे हैं जिनका कोई वेरिफिकेशन हो नहीं सका पश्चिम बंगाल में। पहली लिस्ट और इसकी लिस्ट, नई लिस्ट के बीच का 26 लाख। 26 लाख बड़ी संख्या है। इनका अंतर 28 लाख था पिछली बार आपस में। हम्म 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 हम्म। आप देखिए। 77 सीट और 213 सीट में 28 लाख के अंतर से ये 77 रह गए, वो 213 हो गए, हाँ। और 26 लाख यही हो गए। टोटल आ रहा है कि भाई 40 लाख तो खाली डेथ है। और जैसा मैम हमने आपसे शायद चर्चा की थी पहले भी, कि ऐसे लोग ये कहते हैं कि साहब कि ये तो मृत व्यक्ति सारे सारे वापस आ जाते हैं चुनाव के समय पर पश्चिम बंगाल में, और इस बार यदि नहीं आएंगे तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। सही बात। नहीं, इस बार पश्चिम बंगाल में एसआईआर वाला मामला जो है, इसमें कुछ ना कुछ तो साहब इसका चुनाव में इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो नजर आएगा निश्चित रूप से। ये जो खेल जो ममता का चल रहा है पिछले 2-3 चुनाव से, इस बार उस खेल में तो रंग में भंग हो जाएगा। बस ये है कि बीजेपी वाले थोड़ा सा वहां पे टिकट वगैरह वितरण में जो है ये सावधानी बरतें, और जैसे कि बिहार में किया कि भाई जो अपना कैडर है उस पर ज्यादा फोकस करें बनिस्पत इस पे कि साहब बाहर के लोगों को, जैसे पिछली बार इन्होंने मुकुल रॉय और जो भी आ गया टीएमसी से, एक तरह के दगाबाज ही थे वे सारे के सारे, कि छोड़ के आए यहाँ पे और फिर उसके बाद छोड़ के वापस चले गए। इन इन सब को लेकर अगर थोड़ा सावधानी बरती जाए तो सिनेरियो बढ़िया नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल। आप देखिए, ममता दीदी जो है वो भरसक यही प्रयत्न कर रही है ना कि किसी भी तरह से ये मामला बैठने नहीं पाए। अब उनकी जो तारीख है सुप्रीम कोर्ट में, वो 9 तारीख है। तो हम 9 तारीख को उनके लोग जो हैं वो आर्ग्यू करेंगे, और पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनकी शिकायतें उनकी भी पॉलिसी उन्हीं तो के ये है लोगों कि इस के और पे उन्हीं स्टे के करा विरुद्ध आ दें रही किसी है। तरह से। उनकी पॉलिसी मुझे लग रहा है कि स्टे कराने की है, और जस्टिस सूर्यकांत मुझे लगता नहीं कि स्टे करेंगे, एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टे तो बिल्कुल किसी प्रकार का नहीं होने वाला, ये तो सवाल ही तय नहीं पैदा मालूम। होता। सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल कोई एक भी प्रश्न नहीं है इसका कि किसी भी तरह से ये हो जाए। अच्छा, यूपी में आपका एसआईआर कैसा चल रहा है? चलिए ये बहुत बताइए। बढ़िया चल रहा है सर। यूपी का तो मैंने बताया था आपको कि मेरठ वाला, अभी तो बताया मैंने आपको, उदाहरण दिया एक, कि मैं उस हुँ। सोशल मीडिया पे देख रहा था कि वो मेरठ का एक बीएलओ था, सुसाइड जहर वहर खा लिया था, उसे लेकर बड़ी खबर चली कि, तो तुरंत उससे पूछा गया वहां जाके, पता नहीं मीडिया वालों के सामने जो उसने कहा
कि भाई कोई और वजह से खाया उसने, वो वर्क प्रेशर की वजह से नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, हॉस्पिटल में वो जो है इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो देखिए सर, यहाँ तो व्यवस्था दूसरी है ना। यहाँ पे जब यहाँ का जो वर्कर है या जो भी बीएलओ है, उसे भी पता है कि भाई सरकार की इच्छा है, और अब यहाँ पे तो डबल इंजन है, ऊपर भी वही और नीचे भी वही, आपको करना ही पड़ेगा काम, तो करेंगे, थक हार के करना तो पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव जो है वो कूद पड़े हैं चाणक्य साहब के, वो अब एसआईआर का विरोध करेंगे बहुत तगड़ी तरीके से। अरे सर, एसआईआर का विरोध क्या करेंगे, वो उनका पीडीए वीडीए तो खत्म हो गया था। वो कल तो वहां पार्लियामेंट में तो वो बोल रहे थे, उनके राम गोपाल यादव ये कह रहे थे कि हम संभल, ये फिर संभल को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि संभल में ये, संभल में वो, फलाना ढिमकाना। ये तो सब पुरानी बातें हैं इनकी, ये रिपीट ही करते रहते हैं, इसमें कोई दम है नहीं, इस बात का आधार नहीं है। और देखिए हकीकत तो ये है कि सर, जिस आदमी का एसआईआर में वोट बन जा रहा है, या जिसका पिछला रिकॉर्ड था और इस बार भी रिकॉर्ड मिल जा रहा है, वो इस रियलिटी को समझ रहा है कि यार इसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। इस देश में जनता बड़ी समझदार है, ये लोग जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। और आप ये बताइए, कल तो पार्लियामेंट में भी कोई बोल रहा था, उसने कहा कि भाई बिहार को लेके तो एक कंप्लेंट किसी ने नहीं की, चुनाव के बाद भी वो होता है ना कि 15 दिन के भीतर आप चैलेंज कर सकते हैं। जो 32-40 वोट से जो जीता एक कैंडिडेट, या 32-40 वोट से जो हारने वाले ने कहीं चैलेंज नहीं किया कि साहब रिकाउंटिंग करा दो मेरे यहां। उसे पता है कि रियलिटी है और बिल्कुल ईमानदारी से हुआ है, तो जानते हैं सर, वोटर को पता है। लेकिन अब योगी जी ने और भी तो बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं ना। उन्होंने एक ऑपरेशन मदरसा चला रखा है, एटीएस को लगा दिया साथ पीछे मदरसों के। ये मदरसों को लेके सर योगी जी 5-6 साल से कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2022 से पहले योगी जी ने सारे मदरसों में राष्ट्रगान और साइंस, मैथ, इंग्लिश, इनकी एजुकेशन, कि भाई ये जरूर पढ़ाए जाएंगे सब्जेक्ट के तौर पर, ये सब लागू कराए थे। तो मदरसों को लेके एक, भाई अगर सरकार के पैसे से मदरसा चल रहा है तो फिर सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा ना आपको। तो वो योगी जी वही काम कर रहे हैं इसमें, तो रेगुलर चल रहा है, ये 5 साल से चल रहा है, कुछ ना कुछ रेगुलर नहीं, आधार पे अभी तो इसमें उन्होंने चलता जो रहता नॉन रजिस्टर्ड हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई आरंभ करवा दी है ना। है। जी, वो भी चल रहा रजिस्टर्ड है। तो कम ही है, रजिस्टर्ड तो मुश्किल से 10-12% है, बाकी तो सारे नॉन रजिस्टर्ड है। क्योंकि जो पहले रजिस्टर्ड भी थे और जब सरकार ने कड़ाई की तो वो निकल गए बाहर। उन्होंने कहा कि साहब कि हम अपनी शरीयत का जो कानून है उसके मुताबिक हम अपने हमारी हिसाब से पढ़ाई जो चलाएंगे। है वो उसको हाँ। इसको उसको हम काफिरों के हाथ में नहीं दे सकते। हम्म। तो हाँ सर, वो मामला चल रहा चलता है है। उनका। योगी जी का और चलता रहता है। योगी जी कानून सम्मत सारे काम करते रहते हैं। लेकिन एक काम नहीं होता साहब। मैं लखनऊ में था जी और जी। रात में साहब 2-2 बजे तक जो है वो लाउड स्पीकर जो है वो साउंड सिस्टम्स चल रहे हैं फुल ब्लास्ट। यानी जिस होटल में मैं हाँ। ठहरा था हम्म। उसमें साहब पूरी आवाज आ रही, कोई 1 किलोमीटर दूर से। इतनी हम्म। तेज चल रहा था। जो जिसके पास चल रहा होगा उसका क्या हुआ, मैंने डाला उसके ऊपर, यूपी अच्छा। पुलिस को कंप्लेंट की हम्म। ट्विटर के ऊपर अच्छा। कि ये एरिया है, इसमें ऐसे-ऐसे ये चल रहा है। और साहब उसके बाद फिर वो जो कंप्लेंट थी उन्होंने तुरंत लखनऊ पुलिस को फॉरवर्ड कर दी विदिन 10 मिनट्स। वो हम्म। लखनऊ पुलिस को ट्विटर पे फॉरवर्ड हो गई और हम्म। लखनऊ पुलिस तो जागी ही नहीं। उसको इतने शोर में सोने की आदत पड़ गई है। लखनऊ पुलिस हाँ के सर, ये तो है। कानों में जूं नहीं रेंगी। हाँ, इस मामले पे कुछ नहीं हो पा रहा सर। वैसे इसमें एक बड़ा अच्छा सा प्रावधान सर किया जा सकता है। देखिए इसमें पेंच कहाँ पे फंसता है यहाँ पे, पेंच ये फंसता है कि अगर आप धार्मिक जो स्थल है वहां पे आपके लाउड स्पीकर को बजाने के लिए आप बैन करते हैं, तो उसमें सब दायरे में आ जाते हैं, उसमें मस्जिद भी आ जाएगी, मंदिर भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगी। वहां ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की तारीख में सर सबसे ज्यादा इरिटेटिंग क्या चीजें होती हैं, ये जो डीजे बजाते हैं सड़कों पे, कहीं पर भी डीजे बिल्कुल। लगा दिया और बजा रहे हैं सर। आप समझिए ये आपके सेहत के लिए कितना नुकसानदेह सर, हार्ट बीट बढ़ा देता है ये। हमारे तो एक पत्रकार साथी थे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी अभी 3 साल पहले इसकी। वो कहीं शादी में गई हुई थी, वहां डीजे बज रहा था, उसके वाइब्रेशन से उनका जो है अटैक आया, उनको वहीं कुर्सी पे बैठे बैठे मर गई। तो ये सर इसमें बताइए। अच्छा, और ये प्रदूषण मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया कि भैया
लोग जाते हैं बारातों में, लोग जाते हैं रिसेप्शन में, लोग जाते हैं विवाह समारोह में, किस लिए जाते हैं कि भाई मिले मिलाएं आपस मिले, में, बहुत बात दिनों से करें। ये ऐसे समारोह हाँ, है, बात करें। हाँ, तो वो वहाँ शोर इतना मचा देते लाउड हैं। म्यूजिक होता है कि आप एक दूसरे की बात ही नहीं सुन सकते। अरे सर, मैं तो बता रहा हूँ ना, मेरे भांजे की शादी थी, मेरा तो गला बैठ गया। वहां 2-3 दिन में इतना चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ा, इतना हो हल्ला मचा हुआ था। तो मेरा मानना है कि इसमें एक नॉर्म्स ऐसे सेट किए जाएं और वो सब पे एप्लीकेबल हो। शादी ब्याह पे भी हो, कोई जनरल पब्लिक मीटिंग हो रही है, कोई रैली हो रही है, कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है, कोई प्रोसेशन हो रहा है किसी मंदिर पे, किसी मस्जिद पे, वो सब पे लागू करो। एक यूनिफाइड वो होना चाहिए। उस तरह से सरकार सोचती नहीं है सर। उसे ऐसा लगता है कि हम इस तरह का कोई नियम लाएंगे तो हमारे वोट कम हो जाएंगे। ये तो बड़ा मुद्दा है सर। मेरा मानना है कि वायु प्रदूषण से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण इस समय परेशान कर रहा है सर। बहुत बहुत परेशानियां हैं इसमें। इस सरकार को एक बड़ा कोई इस पे प्रावधान लाना चाहिए कि भाई इतने डेसिबल पे ही आप इस साउंड कर सकते हैं। आपके घर में कोई अरे फंक्शन है, प्रावधान तो है ना, आवाज आपकी पोल्यूशन बाहर नहीं जानी नॉइज चाहिए। नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है पूरा, तो और लागू नहीं करते ना, लागू है सख्ती साहब, नहीं करते। मस्जिदों के और मंदिरों के ऊपर तो लागू है, लेकिन बारात पे लागू नहीं है। बस समय वहां पे सीमा सर भी नहीं जनता। देखते साहब, रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक चल रहे हैं। हाँ, वैसे वैसे दिल्ली में तो सर स्ट्रिक्ट है बहुत। दिल्ली में तो 10:30 बजे के बाद बजने नहीं देते। दिल्ली में उल्टा है। जी। दिल्ली में दिल्ली हम्म। पुलिस ने जो बैंकेट हॉल हैं और जो ये हैं साउंड सिस्टम वाले, वो पार्टी को कुछ नहीं कहते जिसकी शादी है, बस उसे पकड़ के ले जाते हैं और उसके वे सारे भर के ले जाते हैं गाड़ी में। तो दिल्ली में तो लिखा हुआ है हर जगह 10:30 और 11 बजे एंड हो जाता है सर। डीजे वीजे कहीं नहीं बच सकते।